हाँ, स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड। फाइनली हम लोग एक बार लास्ट में क्या करेंगे, जब हम अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो एक एक स्नैपशॉट के टाइप में वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इज इट यस और नो? तो अपने पास Okay. पहला है ग्लाइसिन। फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन। आपको पता होगा ग्लाइसिन में हम लोग वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या रखते हैं? Hydrogen. R is replaced by hydrogen. Since R is the what we can say, R is a variable group and hello, क्या प्रॉब्लम नहीं को बैठ गई ऐसा R is replaced by hydrogen, so its structure will become, basically we have common structure is this is carbon and this is COH and here it is NH2 NH2. and this is R group and this is hydrogen. Yes or no? This group varies from different amino acids. So if I replace this R from with hydrogen, then what will form? This is carbon. According to NCERT, they have put COH here. ओके, फिलहाल हम लोग को स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये कि किस तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, इसका ओरिएंटेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। वी हैव टी फॉर्म, वी हैव एल फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग को एल फॉर्म और डी फॉर्म से मतलब नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. हाँ, और वी कैन सिंपली फॉर्म इट लाइक, इफ आई this is carbon, this is COH and this is NH2, this is hydrogen, this is replaced by R, मतलब R is replaced by hydrogen, this is basically glycine. Yes or no? We have replaced R with hydrogen, which is simplest amino acid. Yes or no? We Yes, have sir. next alanine. Here R is replaced by methyl. Methyl. ये स्ट्रक्चर आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा। अभी आप लोग को तीन ही पढ़ना है, सेरीन पढ़ना है, एलेनिन पढ़ना है, ग्लाइसिन पढ़ना है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। अगर बाय द वे कुछ टफ क्वेश्चन बना तो वो क्या बन सकता है, हम लोग उसकी पॉसिबिलिटी देख लेंगे, ठीक है ना। बोलो यार। हाँ सर. It is replaced by methyl group, then what will happen? This is carbon, carboxylic acidic group, and here it is NH2, here it is methyl, and it is hydrogen. Yes or no? Basically it is replaced by hydrogen and it is replaced by methyl. Is it clear or not? Clear है. Should I proceed next? ये सब के सब हम लोग एक बार पीछे पढ़ चुके हैं ना, कि we have different types of amino acid. It may be replaced by hydrogen, it may be replaced by methyl group, it may be replaced by what we can say Hydroxy. hydroxy और हाइड्रोक्सी मिथाइल। बस हम लोग को सिर्फ लिखना बाकी था ना। हाँ सर, खाली स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए सर. आगे बढ़े। We have third one, that is serine. We can also call it serine. इनमें क्या होता है, R is replaced by CH2 like this. Okay, then it will form carbon, COH group, NH2 group, and here it is hydrogen. It is replaced by CH2OH. Is it clear or not? And we have learned that some amino acids are hydroxyl group. Some are aromatic, some are hydroxy. So
one of its hydroxy, this one, that is serine. Yes or no? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? सर इसका नेम है हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड. हाँ, we can say इसका अगर IUPAC से नाम लिखेंगे तो इसका अलग हो जाएगा फिर वो. ओके सर. अच्छा, हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? हाँ सर, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड पढ़ा था. M40 भी पढ़ लिया था. हाँ. हाँ. और अपने को कोई कौन बताएगा मुझे? भूमिका तुम बताओ. We have different amino acid. One of it is neutral. Name some neutral acid, neutral amino acid. बोलो. भूमिका. हाँ सर. Tell me. Name one or two neutral amino acid. नहीं बोलोगे क्या? We have valine, we have glycine. क्या हम लोगों से पढ़ा था क्या न्यूट्रल में? हाँ सर. हम लोगों ने सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सबका नाम लिखवाया था. एसिडिक कौन सा था, बेसिक कौन सा था, न्यूट्रल कौन सा था? हाँ सर, पढ़ाया था आपने. तो वैलेन का भी आप स्ट्रक्चर बना लो. ठीक है. बेसिकली वैलेन में क्या होता है कि दिस इज कार्बन, दिस COH group and this is NH2 group and here it is propyl group. And here carbon is balanced by what we can say hydrogen. Clear है क्या? सर नीचे वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन आएगा ना, बीच वाले. भाई तो मैं बोला कि इट इज बैलेंस बाय हाइड्रोजन. क्लियर है? सर आपने ऊपर वाले के लिए बोला ना कि नीचे. अच्छा ओके, मैं बोल के ऊपर चला गया. ये समझे क्या? समझा सर. अच्छा, कोई अमीनो एसिड एसिडिक कितना होगा, बेसिक कैसे होगा, तो डिपेंड करेगा उसके पास नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप कैसा है, नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप कैसा है, कितना है. इज इट क्लियर? यस सर. अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं. अच्छा, थोड़ा हम लोग को कोई मुझे थोड़ा कोई टॉपिक का क्या क्या हो चुका है थोड़ा कोई बताएगा मुझे. अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपने पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे ना, आप उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना. उसमें से एक ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है नीट के लिए. समझ में आ रहा है? हेलो. हाँ सर. कौन सा मैंने बोला? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टेबल 9.3. टेबल 9.3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतना ध्यान रख लोगे आप लोग क्या? इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैचिंग. तो ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है ईच एंड एवरी ईयर. एक से ज्यादा भी पूछा जा सकता है आपको. इज इट क्लियर? बोलो यार. अच्छा, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था क्या? क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा है. तो मैं आप हेडिंग डालें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म. ये हो गया, शुरू किया था हम लोग क्या? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले यही चालू किया, अमीनो एसिड. ये इसका मतलब ये हेडिंग हो गया था अपने पास. तो अब नेक्स्ट डालते हैं कार्बोहाइड्रेट. We have subheading carbohydrate. Basically, what we mean by carbohydrates?
we also call it carbs. In last class some student one of student has said sir carbs कहते हैं, तो obviously short में हम लोग short का जमाना है, तो we can say it. Basically carbohydrate is the main source of energy. Yes or no? Carbohydrate is main source of energy. Also it is also called as instant source of energy. It is also called as instant source of energy. डिपेंड ये करता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस हिसाब से होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन किस हिसाब से होते हैं, उस हिसाब से सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है ना. डिपेंड ये करेगा कितने उसके रिपीटिंग यूनिट्स हैं. दे मे बी सिंपल, दे मे बी कॉम्प्लेक्स. यस और नो? तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट, अच्छा, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यस और नो? Basically, these are organic compounds. These are organic compounds formed from carbon, hydrogen, and oxygen. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ. In our body, which are the elements present in maximum, or we can say maximum constitution of our body is made up of which how many types of elements? Anyone? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. हाइड्रोजन. बेसिकली हम लोग उसको देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसमें नाइट्रोजन भी आता है. तो आपको बोलते हैं ना, कभी कोई किसी का फोन आता है, पूछते हैं कौन. जैसे लास्ट क्लास में कोई रितिका को फोन किया था और वो कह रही थी कि कौन बोल रहे हो. तो बेसिकली कौन आपको याद रखना है, और कौन में दिस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इज इट क्लियर? यस सर. इतना ध्यान रखोगे. कभी अगर भूल जाओ तो याद कर लेना कि जब हम लोग किसी को फोन करते हैं तो हम लोग को क्या बोलता है. अगर आपके लिए अननोन है तो कुछ पूछता है ना, हु आर यू, इट मीन्स कौन. तो आपको CHON कौन से याद रखना है. इज इट क्लियर? बोलो यार. हाँ सर. कार्बोहाइड्रेट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी and also called as source of instant energy. That for example we take when we कहीं हम लोग heavy exercise से आते हैं, after heavy exercise we take glucose. Yes or no? So to get instant energy. Yes or no? Source of instant energy. And we have respiratory substrate. Anyone know what is respiratory substrate? Which is used in the oxidation process. Very good. All the organic substance or the substance which we use during respiration for the release of energy, since when it reacts with oxygen, it releases energy. Basically energy released from the bones which are present in the different types of respiratory substrate. Yes or no? तो यहाँ से भी एक सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि हम respiratory substrate के सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर किसका आता है. कौन बताएगा मुझे? पहला नंबर आता है अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स. जब भी अगर अपने बॉडी में रिस्पायरेशन होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन होगा, तो वहां पर क्या होगा, पहले वो कार्बोहाइड्रेट को खोजेगा. अगर वो अवेलेबल हो, इफ इट इज अवेलेबल, then he will or she will, whatever the organism will use carbohydrate. Yes or no? Yes. उसके बाद then he will use lipids, or it means fat. Yes or no? Proteins. Then it will use protein. Protein means amino acid वगैरह, ठीक है ना. तो जब इंसान कुछ टाइम के लिए भूखा रहता है तो जो भी उसके अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट वो यूज करता है. उसके बाद ऐसा नहीं कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट, ऑल द कार्बोहाइड्रेट विल बी यूज्ड अप एंड सब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. एक लिमिट तक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रहती है. उसके बाद फिर क्या होता है, वो बॉडी के फैट्स भी यूज करता है. इसलिए जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, और जो बॉडी में अनवांटेड फैट्स होते हैं वो सब के सब यूज अप हो जाते हैं. यस और नो? आप लोग को ये पता है कि एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है ना. हाँ सर. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था. एंड हाँ. प्रोटीन के बाद कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं. वी हैव
अदर प्रोडक्ट्स, अदर में क्या ऑर्गेनिक एसिड भी आ सकता है। सर न्यूक्लिक एसिड होता है ना प्लांट्स में। हाँ बेटा, सर न्यूक्लिक एसिड होता है ना उसका फोर्थ रेफरेंस। हाँ तो अदर अदर ऑर्गेनिक एसिड में कोई भी आ सकता है। ओके। बॉडी में अगर कुछ भी नहीं रहेगा ना, लास्ट में आपके बॉडी के सेल्स आपको खा जाएंगे, मतलब बेसिकली आपके आपके बॉडी के सेल्स जो भी उसका रिस्पेक्ट सब्सट्रेट वो सेल्स को बना के खा जाएगा। That's why we have different terms, pinocytes and whatever other words we use for cell engulfing. उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, होना शुरू हो जाता है। यस और नो? यस सर। इतना क्लियर है? सबको साथ साथ हो या सबको पीछे चल रहे हो? हेलो, है सर सब। should I proceed next? यस सर। एक मिनट सर। सर प्रीवियस स्लाइड मुझे नोट करना था। देख लिया क्या? हाँ सर। हो गया। बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विथ डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड होते हैं उसमें एलिमेंट्स के रेशियो अलग अलग होता है ना, तो उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में इसका रेशियो कुछ और होता है। अलग अलग एलिमेंट्स में व्हाट वी कैन से डिफरेंट कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रेशियो अलग हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो होगा इसका रेशियो फिक्स तरीके से होगा। जैसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ रेशियो ऑफ जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा, इट विल बी ऑलवेज इन 2:1 रेशियो। So we call it as hydrates of carbon or carbohydrate. Is it clear? हाँ बच्चों, हाँ सर। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट। जो आपको ये बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया जा रहा है, आप इसको केमिस्ट्री से भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको केमिस्ट्री में भी आपको 11th में है बायोमोलिक्यूल्स, आपको वहां से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना? थोड़ा बहुत मैक्सिमम सिमिलर है, कुछ पार्ट अलग हो सकता है, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, मोर और लेस, बट मैक्सिमम थिंग्स आर सेम। Hydrates of carbon, or we can also call it as carbohydrate. Is it clear? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? GF4 जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CX H2O Y. Yes or no? यस सर। In general, X is greater than equal to 3. जो लिस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम से कम 3 कार्बन का होगा। GF4 क्या है यहाँ पर? आप लोग फुल फॉर्म ले लेंगे, जनरल फॉर्मूला। Yes or no? केमिकली देखा जाए और इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स किसी के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, या तो किसी के पास अल्डिहाइड होगा, या फिर किसी के पास कीटोन होगा। इतना तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाँ सर, हमारा IUPAC हो चुका है। ध्यान रहे IUPAC हो चुका है तो फिर इसको आप रिवाइज करते रहो ना, भूल जाओ आप। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर एंड मोर परफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो,
न्यूमेरिकल्स करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, इट विल बी व्हाट एवर यू हैव रेड, ये आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली केमिकली केमिस्ट्री पॉइंट अगर व्यू से देखते हैं इन कंपाउंड्स को, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मींस OH ग्रुप होगा, या फिर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है? CHO ग्रुप ना। और हाँ कीटोन क्या होता है? CO डबल ग्रुप। बॉन्ड हो। हाँ, हाँ CO और ऑब्वियसली CO और डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, और इधर CHO ग्रुप। यस और नो? इतना लिख लिया आप लोगों ने क्या? एक मिनट आगे तुम्हारी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। समझ आगे बढ़ा जाए क्या? शुड आई मूव नो नेक्स्ट? एक मिनट, लास्ट लाइन लिखना है सर। हाँ सर, हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। किसी का छूट तो नहीं रहा है? नहीं सर। Simple carbohydrates are soluble in water. And they are sweet in taste. That's why we call it as sugar. Yes or no? यूनिट को, इनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सैकराइड्स बोलते हैं। यस और नो? यस सर। किसी के पास एक होगा, someone has one, someone has two, तो जिनके पास एक होगा उसको बोलेंगे मोनोसैकराइड्स, जिनके पास दो होगा क्या बोलेंगे? डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स। इस तरीके से बहुत सारे होंगे तो क्या बोल देंगे? पॉलीसैकराइड्स। यस और नो? तो हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सब चीज बार बार रिवाइज करने की, एक बार पढ़ लिया, दिमाग में बिठा लिया, आपके दिमाग में हमेशा अप्लाई हो जाने चाहिए। जैसे जिस तरीके से आप लोगों को ABC पता है, ABC पता है, और जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिवीजन पता है ना, उस तरीके से इनका भी आपको क्लासिफिकेशन डिटेल्स आपको एक बार पता हो जाएगा बेसिक, फिर आपको सिर्फ हमेशा इसको अप्लाई करना है, बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब जब बार बार आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार पढ़ लिया, हमें इस तरीके से पढ़ लिया ताकि ये आपके जहन में ही अप्लाई हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मींस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका जब लाइसिस करवाते हैं तो ये कितने मोनोमेरिक यूनिट्स में टूट सकता है, कितने बेसिक मिनिमम से मिनिमम यूनिट्स में कितना टूट सकता है, और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे एक अपने पास सैकराइड होगा ना, मान लो ये अपने पास एक मैंने मान लो कोई मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, मैं समझने के लिए, ठीक है ना। मान लो इसका एक इतना छोटा सा यूनिट है, ठीक है ना, इससे कम वो होता नहीं, उससे कम इससे नीचे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर वो अलग अलग इंडिविजुअल एटम्स वगैरह में आज पहुंच जाएगा। तो हमें एटम्स की बात नहीं करनी है, अपने को एटलीस्ट एक मिनिमम एग्जिस्टेंस वाली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोजन के वाटर के प्रेजेंस इसका लाइसिस करवाएंगे, तोड़ेंगे, तो कितने इसके मोनोमेरिक यूनिट्स बन सकते हैं, कितने रिपीटिंग यूनिट्स बन सकते हैं, उस बिना पर हम लोग वी क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट इनटू डिफरेंट टाइप्स। यस और नो? इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ बेटा।
हाँ सर। आर्यन, रितिका, भूमिका, प्राण, समर, सुजाल, तनुश्री, यस सर, क्लियर है। हाँ यस सर। सर। सबको क्लियर है क्या? हाँ। On the basis of hydrolysis, or we can say on hydrolysis, आप लोगों को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में पता होगा ना? लाइसिस का मतलब जहां पर भी है, इसका मतलब इसको तोड़ना, ब्रेक डाउन। ब्रेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट नंबर ऑफ सैकराइड्स कितने होंगे उसके बेसिस पे नंबर ऑफ सैकराइड्स we have first one is monosaccharide, second one is oligosaccharide, एक रेंज है, एक हुआ तो मोनो बोल देंगे, उससे ज्यादा एक सर्टेन रेंज तक हुआ तो क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे। यस और नो? थर्ड वन है उस जो मिडिल वाले रेंज है उससे मोर देन द मिडिल रेंज हो तो दैट वी कॉल एज पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव सेल्यूलोज। यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो बेटा। हाँ सर। तनुश्री आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट वी हैव, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। वी हैव फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स। बेसिकली वी कॉल इट एज सिंपल शुगर, क्योंकि लेस देन दिस नो कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट। यस और नो? इट इज कॉल्ड एज सिंपलेस्ट शुगर। यस और नो? Yes, sir. which can't further be hydrolyzed। समझ में आ रहा है क्या? इससे मिनिमम यूनिट, इससे नीचे और ब्रेक डाउन इसका वी कांट ब्रेक इट लेस देन दिस। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर। इसका जो रेंज होगा नंबर ऑफ कार्बन and types of carbohydrate, or we can say types of monosaccharide, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना हो सकता है? जो अपने पास x था ना वो लेस देन इक्वल टू 7 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। दिस कम्स अंडर रेंज ऑफ मोनोसैकेराइड। यस और नो? जैसे अपने पास 6 कार्बन के ग्लूकोज होते हैं वो किस में आएगा? मोनो। 6 कार्बन Monosaccharides. comes under the category of monosaccharide since it has the range of between 3 to 6 7। 3 to 7। is it clear? हाँ सर। तो इससे एग्जांपल पहले बात करते हैं। वी हैव ट्रायोज। ट्रायोज में कितना होता है? 3 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 3. इट इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। हेलो, तो ट्रायोज क्या होगा अपने पास? हेलो, हाँ सर।
एक बार में आप लोग रिस्पॉन्स दिया करो, ठीक है? फिर इसमें टाइम ना वेस्ट होता है ना। सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, इससे लेस देन दिस और लेस देन दिस, इससे कोई सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करता नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो अपने पास ट्राइड हो गया, ठीक है? तो सिंपलेस्ट में मिनिमम में कौन सा आ गया? ट्राइओस, 3 कार्बन का सिंपल मोनोसेक्राइड, ठीक है? इसका इसका फॉर्मूला आप ऊपर लिख लो, मैं लिख रहा हूं। C3H6O3। थोड़ा सा मैच करो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या 2:1 के फॉर्म में है कि नहीं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है सर। हाँ वही तो जो पीछे हमने लिखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 के फॉर्म में होगा, वो ठीक है। इन जनरल क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन नियरली सेम में होगा। इन जनरल ऐसा होता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना यार? डिपेंड करता कंपाउंड कैसा है। ट्रायोज में अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायोज। ये इसका ट्रायोज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना? ट्रायोज का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है? अगर इसका एग्जांपल की बात करें, कोई इसका फुल फॉर्म की बात नहीं करेगा, जब इसका फुल फॉर्म आएगा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? DHAP ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। बात है, सबको पता है क्या? सबको पता है फुल फॉर्म? नहीं सर। नहीं पता है? बताओ बेटा क्या होता है? सर ये वो फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल में होता है ना? क्या मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि बताओ क्या होता है। अच्छा सर, वो तो नहीं मालूम, वो वहाँ पे यूज होता है वो मालूम है। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लिख लिया बेटा? वी है PGL फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। इस तरीके से बहुत सारा अपने पास प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना? तो फिलहाल जो अपने सिलेबस में यूज होता है, जब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा वहां पे सारा फुल फॉर्म लिखाया जाएगा, ठीक है ना? बोलो यार। ओके सर। नेक्स्ट लिखना है सेकंड, टेट्रोज। आगे बढ़ो क्या? सेकंड पीछे वाला साइड दिखाएंगे इसके बाद। कुछ बोल रहे बेटा? सर इसके बाद पीछे वाला स्लाइड दिखाएंगे, एक सेकंड। पीछे वाला। तो उसका एग्जैक्टली ग्लाइकोलिसिस में होता था ना दोनों का? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस ये क्योंकि अपने पास 10 स्टेप प्रोसेस है, तो उसमें बहुत सारा एंजाइम लगता है और बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्टर्स लगते हैं। उसमें से एक ये भी एक इस्तेमाल होता है। इसमें रिस्पायरेशन में भी ये सब इस्तेमाल होता है। हाँ सर। फिलहाल आप ये सब जानो कि ये सब इस्तेमाल होने वाला है, कुछ कंपाउंड्स है। कैसा ना कि जब आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया जाए तो आपको नया ना लगे, दैट्स वाई आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। वैसे आपके एनसीईआरटी में है नहीं, डायरेक्ट वहां पे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में है। दैट्स वाई आई हैव go through the details of the NCERT, and whatever the used in NCERT I have collected, that's why I am taking much time for this chapter, ठीक है ना? और जगह में आपको मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स उतना ध्यान दिया जाता नहीं, लेकिन मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मच मोर इंपॉर्टेंस टू दिस चैप्टर। क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़ो क्या? आर्यन, समर्थ, हो गया तेरा क्या? हाँ सर, मैं बोल गया था पहले, हो गया। हाँ, नेक्स्ट लिखना है आपको टेट्रोज। इट मीन्स कितने कार्बन होंगे इसमें? तनुश्री को समझ में आ रहा है क्या? भूमिका? हाँ सर। ऐसा नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं फिर सर। बाद में बोलोगे सर रिपीट कर दीजिए। टेट्रोज मीन्स इट विल हैव 4 कार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C4H8O4। O4। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल होगा अपने पास एर्थरोज। बेसिकली इट इज एरिथ्रोज।
नेक्स्ट एरी थ्रू लोज। बोलो यार। लिख लिया क्या आपने? हाँ सर। तो फर्स्ट वन इज एरिथ्रोज, and second one is erythrulose. Is it clear? इसका उतना यूज है नहीं। नेक्स्ट अपने पास पेंटोज, इसका यूज अच्छा खासा है। कोई पता है क्या पेंटोज में हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं? पेंटोज में कितने कार्बन होंगे Ribose. तनुश्री, आप बताओ। तनुश्री, हाँ सर। कितने कार्बन इसमें होंगे? 5. बेसिकली इट इज पेंटोज, इट विल हैव 5 कार्बन। समर्थ, आर्यन, तुम दोनों से दो दो मुझे एग्जांपल चाहिए जो कि पेंटोज का यूज करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें इसका यूज होता है। बोलो यार। नहीं बताओगे क्या तुम लोग? समर्थ, आर्यन। सर एग्जाम्पल चाहिए आपको? हाँ, नहीं मतलब कहाँ पर यूज करते हैं इसको हम लोग, पेंटोज वाले कार्बन कंपाउंड्स को? बोलो, नहीं पता है ना? जेनेटिक मटेरियल में यूज करते हैं जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि अपने पास वी यूज पेंटोज शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम लोगों को एक यूज करना पड़ेगा ना, पेंटोज शुगर। मैंने क्या लिखवाया भी आपको है। हाँ सर, हाँ सर। और नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको लिखना हो ये आप लिख सकते हैं, वैसे दोबारा आएगा ये। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये आप शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो, आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है क्या? इसको हम लोग कहाँ पे सर। यूज करते हैं इसको हम लोग? जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियोटाइड बनाने में। तो वी हैव पेंटोज शुगर में अपना जो 5 कार्बन का कंपाउंड होगा, इट विल 5 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट वन इज वी हैव xylose, वी हैव xylulose। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं अब लिख रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सीराइबोज, ये कहां पर होगा? वेरी वेरी इट वेरी इट विल बी प्रेजेंट। DNA. DNA. अच्छा, वी हैव नेक्स्ट Ribose. राइबोज। राइबोज कहां प्रेजेंट होगा? सर दोनों। डीएनए में होगा डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होगा ओनली राइबोज। बेसिकली इसमें क्या है, डीऑक्सी है ना, तो राइबोज वाले कंपाउंड से वो ऑक्सीजन उस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, बेसिकली होता है तो ये राइबोज, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना, इसका ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज। डिफरेंस सिर्फ ऑक्सीजन का है कि ऑक्सीजन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है एट अ पार्टिकुलर पोजीशन। इज इट क्लियर और नॉट? राइबोलोज का यूज कहां पे होता है, कोई बताएगा मुझे? सर RUBP. Ribulose bisphosphate. वेरी गुड। वो भी एक एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द, तो बताएगा मुझे Animal world. कौन सा एनिमल वर्ल्ड? नहीं सर, प्लांट का। हाँ प्लांट। प्लांट बोला जाए या यूनिवर्स बोला जाए, बात बराबर है। प्लांट में भी सबसे ज्यादा है और यूनिवर्स में भी सबसे ज्यादा उसी का एबंडेंस है। अगर एनिमल वर्ल्ड में मैं बात करूं तो कौन आएगा फिर? Collagen. कोलाजन। वेरी गुड, ये सब याद होना चाहिए। ये सब जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये सब कैसा भी क्वेश्चन है, कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स आर डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज एंड राइबोज। ये 3 इंपोर्टेंट है पेंटोज शुगर में। ठीक है ना? सबका हो गया क्या? सबने लिख लिया इस बात को? सर आरएबिनोज का फंक्शन आपने बोले?
हाँ बेटा, एरेबिनोज का फंक्शन क्या है सर, बोले। इसका फंक्शन की हमको अपने को जरूरत यहाँ पे है नहीं, सिर्फ 5 कार्बन कंपाउंड है। जो अब इंपॉर्टेंट है वो डीऑक्सी राइबोज है और राइबोलोज है, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये समझना है कि एग्जाम्पल है, उसका कोई यहाँ फंक्शन की जरूरत अभी है नहीं, ठीक है ना। हाँ सर। आगे बढ़ो, बोलो यार, हाँ। आगे बढ़ा जाए। Should I हाँ proceed? सर। हेलो, हाँ सर। थोड़ा सा हम लोग राइबोस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक तरफ राइबोस है और एक तरफ डीऑक्सी राइबोस है। डीऑक्सी राइबोस, कितने कार्बन होंगे इसमें? 5 कार्बन। ऑब्वियसली लोग पेंटोस पढ़ रहे हैं, तो पेंटोस में चाहे कोई सा भी ओज हो, वो सब के सब में कितना होंगे? 5 कार्बन होंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। ये राइबोस का भी स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सवाल में पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। बोलो यार, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर मैं कुछ का फर्क दिख गया क्या? हाँ सर। इसमें ऑक्सीजन एक गायब है। सेकंड कार्बन पे। It will present on DNA and it will present in RNA। बोलो यार, RNA भी हो सकता है यहाँ पर, इसका कुछ और एग्जांपल लिख सकते हैं। ATD में हो सकता है, फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है आपको। FAD में हो सकता है, FMN हो सकता है, और NAD में हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से इन कंपाउंड फिलहाल आपको मतलब इससे RNA से, ठीक है ना। वैसे FMN आप याद रख सकते हैं, MN तो पता ही आप लोगों ने। तो ये फेरोडॉक्सिन वाला है क्या? हाँ, तो दूसरी टाइप से है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना प्लांट फिजियोलॉजी, फोटो रिसेप्टर्स वगैरह, हाँ इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा। MN तो आपको पता है ना, आप लोगों को MN के बारे में पता है? सर, आपका नाम। आगे बढ़े क्या? हाँ सर। समझ हो एक गया? मिनट सर, ये नेम नहीं लिखा। कौन सा? सर, ये एग्जाम्पल नहीं लिखे, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? 1 मिनट। क्या फॉर्मूला भी लिख लो, जब आप इतना टाइम ले रहे हो तो। फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। अरे दोनों तो सेम कंपाउंड, दोनों पेंटोस शुगर है, इसका भी तो सेम फॉर्मूला होना चाहिए ना यार। हेलो फरहान, जब हाँ दोनों सेम दोनों पेंटोस का ही पार्ट है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा ना।
कार्बन का नंबर सेम होगा। हाइड्रोजन का भी सेम होगा और ऑक्सीजन में एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। वी हैव, क्योंकि एक ऑक्सीजन गायब है इसलिए C4H10O4 ये एक ऑप्शन है अपना। जो फॉर्मूला था ना CxH2OY, हाँ यार नहीं बोलोगे क्या, ये एक थोड़ा सा उस फॉर्मूले का एक्सेप्शन है। क्यों कि ये डीऑक्सी वाला पार्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ बोलो सर यार, क्लियर है। आगे बढ़ो। यस सर। वी हैव फोर्थ पार्ट हेक्सोज। इट मींस कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। इट विल हैव 6 कार्बन। ऐसा एग्जांपल अपने पास है, बोलो बोलो, ग्लूकोज। जो आप डेली यूज करते हो। फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। सो हाँ बेटा, नहीं सर, वो हैंग हो गया, सॉरी सर। फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इतना क्लियर है आपको? फ्रुक्टोज इज मोर अबंडेंट इन हनी, जो कि फ्लावर्स वगैरह फ्रूट्स में मिलते हैं, एंड दे आर स्वीट फ्रूट्स में इनका ज्यादा अवेलेबल होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट शुगर। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट एज फ्रूट शुगर। यस और नो? यस सर। एंड ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट मेन, पहला और मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस और सबस्ट्रेट है, जो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था ना अभी। मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, it is also called as blood sugar। जो ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है वो इसी वे ये वाला शुगर प्रेजेंट होता है। बोलो यार। एंड गैलेक्टोज के बारे में बात किया जाए, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन। और कहां पर होता है? एंड नर्वस टिश्यू। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ब्रेन शुगर, सो कॉल्ड ब्रेन शुगर। बोलो यार। सर इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस नहीं होता ना? में डिफरेंस, इसका अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा ना। हम लोग गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, गैलेक्टोज पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे, माइनोज पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने? इसका अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाता है फिर ये। हो गया लिख सर। लिया। और इसका आप एग्जांपल लिख लो। गैलेक्टोज में किस किस तरीके से कहां कहां पर प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल में लिखो आप हेमीसेलुलोज। क्योंकि अगर गैलेक्टोज में अरेंजमेंट अलग अलग हो जाए तो फिर अलग अलग जगह प्रेजेंट हो सकता है। तो ये एक हो गया हेमीसेलुलोज, एक हो गया लैक्टोज, एक हो गया सर पैक्टिन। हाँ बेटा, सर गैलेक्टोज ऐसे फॉर्म में मिलता है? किस फॉर्म में? सर मतलब गैलेक्टोज आप जो लिख रहे हो उसके फॉर्म में मिलता है? हाँ, गैलेक्टोज के फॉर्म में ऐसा मतलब कि व्हाट वी कैन से, देखो अगर कंपाउंड का अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाए ना, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो तो फिर वो अलग तरीके से अलग जगह पर प्रेजेंट होगा। तो गैलेक्टोज आपको हेमीसेलुलोज में होता है। जो हेमीसेलुलोज बनता है वो गैलेक्टोज से बनता है, लैक्टोज भी इसी से बनता है और पेक्टिन भी इसी से बनता है। और ग्लाइकोलिपिड्स आगे स्पेस नहीं है, मैं कहाँ लिखूं? ऊपर लिख दो, ठीक है ना। ग्लाइकोलिपिड्स में भी गैलेक्टोज होता है, ग्लाइकोलिपिड्स। समझ रहे क्या यार? हाँ सर। आगे बढ़ो।
वैसे इतना है आपको, इतना बस समझने के, बस ध्यान रखना है कि ये सब होता है, हर इतना कुछ जरूरी है। आपको फिलहाल मेन काम इसका है, ग्लूकोज का है, ठीक है ना? बोलो यार, हो गया आगे सर। बढ़ो क्या? हाँ सर। पक्का हो गया? We have haptose. It will have 7 carbon and its formula is C7H14O7. Is it clear? इसको ज्यादा समझना नहीं है, बस इतना, बस नाम याद रखना है, सीडो हैप्टुलोज। यस और नो? On the basis of giving some kind of test or reducing property, we consider monosaccharide as reducing sugar. Since reducing sugar are those sugar which reduces some certain elements from higher oxidation state to lower oxidation state. Yes or no? For example, these carbohydrates, these sugars are reduced on, when we test these, it will reduce copper 2 plus 2, copper plus 1. बोलो यार, that's why we call it as reducing sugar. So these are the type of test which can be through which we can test that these are monosaccharides or disaccharides or polysaccharides. Yes or no? So we can write all monosaccharides are reducing sugar. क्यों बोलते हैं इसको reducing sugar? कोई मुझे बताएगा? बोलो यार। सर क्योंकि खुद ऑक्सीडेशन होता है। वो दूसरे को रिड्यूस करता है। ऑक्सीजन नंबर का डिक्रीज करना ऑक्सीजन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है? सर यहाँ पे +2 से +1 हुआ है तो रिडक्शन है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट अगर डिक्रीज करे इट मींस रिडक्शन होता है, वहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करे, ऑब्वियसली इंक्रीज करने का मतलब लोअर टू हायर जाएगा, और चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या मतलब व्हाट वी कैन से पॉजिटिव से और पॉजिटिव जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, मींस लोअर टू हायर जाए तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बोलो यार। तो यहाँ पे ये कंपाउंड्स का जब हम टेस्ट करते हैं तो क्या करता है? कॉपर वाले एलिमेंट को +2 से +1 में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है, 1 इलेक्ट्रॉन से गेन करवा दिया जाता है। यस और नो? थोड़ी सी केमिस्ट्री मुझे भी आती है, समझ रहे हो कि नहीं यार? सर लेकिन फिर तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना? हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग कह सकते हैं लेकिन उसको कहने की जरूरत है नहीं। तो उससे रिड्यूसिंग शुगर कैसे कह रहे हैं? हाँ, फिर तो सर रिड्यूसिंग शुगर कैसे कह रहे हो उसे? मैंने क्या बोला? हम उसको कह सकते हैं लेकिन हमें कहने की जरूरत है नहीं। अच्छा ओके सर। सिंस शुगर वो इसलिए करते हैं व्हेन वी टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट है मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैकेराइड्स वाले यूनिट्स को टेस्ट करने का, कि हमें पता करना है कि ये मोनोसैकेराइड है या नहीं। बोलो यार। इनके पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप्स होते हैं, चाहे तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन का ग्रुप होगा, वो इसके कैपेबल होता है कि कॉपर +2 को कॉपर +1 में कन्वर्ट करता है। अब चाहे उसको एजेंट बोलो या प्रोड्यूसिंग शुगर बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? आप प्रोड्यूसिंग एजेंट केमिस्ट्री में बोलोगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, मना नहीं है, लेकिन हमें उसका फायदा नहीं है। समझे क्या नहीं? हाँ सर। अगर आप जब इतना इंसिस्ट जब इतना बोल रहे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी सब्सटेंस, चाहे आप हो और कोई भी हो, जो किसी को रिड्यूस करवाए, जो वो काम करवाता है ना, उसे हम एजेंट बोलते हैं। जैसे कोई टिकट में कोई टिकट बनाता है, उसको बोले वो भी एक तरह का एजेंट है जो टिकट बनाता है, तो टिकट का एजेंट हो गया। उसी तरीके से जो ऑक्सीडाइज करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्लियर है क्या यार? क्लियर है। हमें भी ज्यादा केमिस्ट्री आती है। सर हमें लिखना था क्या Cu+2 वाला? नहीं, फिलहाल ये पॉइंट लिखना है कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एज देयर फ्री aldehyde और कीटोन groups are capable of reducing Cu+2 to Cu+1। इतना ही लिखना था आपको। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं कहां पर? आपने नाम सुना होगा बेनेडिक्ट टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दिस प्रॉपर्टी इज यूज, ये सवाल पूछा जा सकता है आपको, दिस प्रॉपर्टी इज द बेसिस ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट और वी हैव फेलिंग टेस्ट। इसके लिए हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो कि आपको लैब वगैरह में करवाया जाएगा। अगर लैब हम लोग का होगा तो अपने लैब में करवा देंगे, ठीक है ना। यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, ये सब के सब क्या ग्लूकोज के अंदर आते हैं? बोलो यार। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। आपको कहां लिखोगे यार? ऊपर लिख लो, ठीक है ना। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। समझ जाओगे क्या यार? हाँ सर। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, क्योंकि अगर पैथोलॉजी वगैरह पैथोलॉजी में कोई डॉक्टर्स वगैरह में जाते हैं आप लोग, या फिर कोई भी पेशेंट जाता है तो उसमें अगर यूरिन टेस्ट करता है कि हाँ उसके क्या शुगर का पेशेंट है या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि शुगर में एक लिमिट अमाउंट तक एक लेवल होगा, एक मार्जिन होगा, एक रेंज होगा कि इस रेंज तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा इसका मतलब उस पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिनकी वजह से उनके यूरिन में शुगर आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं वहां पर, ठीक है ना। इसका मतलब उस सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आयन +2 का जनरली +2 का फॉर्म में होता है, लेकिन ये सॉल्यूशन में जब भी उसमें शुगर मिलता है तो उसको क्या करता है, +2 से +1 में कन्वर्ट करता है। इतना समझ में आप लोगों को आया या नहीं आया? आया सर। सबको आ गया? हाँ सर। आया। एक मिनट ये लिख लो। वही आप लोगों के फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से तो नहीं चला गया ना? छत के ऊपर से किसी के आने तो नहीं गया ना? नहीं सर। हाँ, जाना भी नहीं चाहिए, जितना मेहनत करे इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ो क्या? एक मिनट सर। हाँ सर हो ये गया। इतना तो था अपने अपने पास ग्लूकोज के बारे, मतलब वर्टिकन से मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो फेलिंग टेस्ट है ना? हाँ, फेलिंग, FEHLING। बेहतर है आप इसको कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसे बेनेडिक्ट लिखा है ना उसे आप कैपिटल में लिख सकते हैं। ये एक तरह का टेस्ट है जो हम लोग तो फेलिंग को कैसे करते हैं टेस्ट, मतलब परफॉर्म कैसे करते हैं? अभी करवा दो। मान लो एक अपने पास मार्केट में अवेलेबल होती है, मान लो ये क्या है, दिस इज कंटेनर। ये मार्केट में फेलिंग सॉल्यूशन मिलता है, ये अपना कंटेनर, ठीक है ना। इसमें क्या है, FS फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट। अब अपने को ऐसे तो नहीं, इसके लिए पैथोलॉजी कोर्स होती है, तभी जाके डॉक्टर्स इनको पैथोलॉजी में अपने असिस्टेंट या कोई अपने स्टाफ रखते हैं। उसमें क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन से वहां पे निकाल के आप जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के जाता होगा ना तो उसका यूरिन का सैंपल लिया आता है, बोलता है कि आप जाओ वॉशरूम जाओ और अपना सैंपल इस कोई भी उसको कंटेंट दिया जाता होगा। आप लोग जो भी अगर आप लोगों में से कोई भी डॉक्टर क्या गया हो तो पता होगा उसको। तो चाहे तो वो स्टूल टेस्ट अलग होता है, फिलहाल हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट के बारे में।
तो वो जो कंटेनर में यूरिन रखता है फिर वो लैब में इसको लेके जाता है, ठीक है, और उसमें फैलिंग सॉल्यूशन को मिलाया जाता है और फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको देखा जाता है, इसको एनालिसिस किया जाता है कि उसको ये पता है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, अगर उसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो उसका +2 स्टेट से +1 में आएगा। इस +2 +1 में आने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास पहचान होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल इट विल चेंज कलर या कुछ स्मेल आएगा या कोई डिफरेंट कलर अपीयर हो सकता है, यस और नो। फिर उसको केमिकली इसको और भी टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट उसमें होता है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी करते हैं, जो भी इसका उसका होता है फिर उसको किया जाता है। तो फिलहाल इतना समझ में आ रहा है, और भी हाँ सर, समझा। बाद बाकी आप कॉलेज में जाके कर लोगे, मतलब व्हाट वी कैन से 2021 आने वाला है ना, 22 23 में आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना फिर आप टेस्ट करना, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। डॉक्टर तो करना पड़ेगा, इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए डॉक्टर आप मतलब आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जो पैथोलॉजी के असिस्टेंट होते हैं वो काम करते हैं सब, उनकी भी पैथोलॉजी भी कोर्स होती है। इतना क्लियर है? हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के बारे में। ये वैसे आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। इसमें फर्क ये होता है कि इसका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें आप लोगों ने आइसोमर्स पढ़ लिया है ना क्या? चालू है सर। हाँ सर, हाँ, तो चालू है। आप लोग एक पढ़ेंगे एपीमर्स। एपीमर्स में क्या होता है कि उसके फंक्शनल ग्रुप का ना थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे जब वहां पे क्या होता है, OH ग्रुप किसी कंपाउंड में उसके जगह दैट इज एक्सचेंज बाय H ग्रुप, दैट्स व्हाई इस तरीके का कंपाउंड क्या बोलते हैं हम लोग एपीमर्स बोलते हैं। जैसे अगर बात करें एपीमर्स किसका, ग्लूकोज का एपीमर्स की बात करें तो ऑब्वियसली अगर किसी कार्बन पे हाइड्रोजन की OH की जगह ये आ जाए और इसकी जगह ये आ जाए तो कंपाउंड तो अलग अलग हो जाएगा ना यार। तो ग्लूकोज का अपने पास एपीमर क्या क्या हो सकता है, एक होता है मैनोज और उसका दूसरा क्या होता है गैलेक्टोज। तो दीज आर द एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। नहीं समझे क्या? बोलो ना यार। सर वापस समझा सकते हो? नहीं समझा। आई मीन टू से जो अपने पास ग्लूकोज होगा ना, इनके पास मान लो ये अपना सिंपल एक चैन बना लो, ठीक है, ग्लूकोज 3, ठीक है ना। मान लो क्या होता है कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन, मान लो यहाँ पर OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं, इसके जगह मैं ये कर दूं तो क्या ये कंपाउंड सेम रहेगा, अलग अलग हो जाएगा? अलग। आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही कंपाउंड अलग हो जाता है, पता है कि नहीं आपको? हाँ हाँ सर। हाँ इस सर। तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलाएंगे तो वो एसिड बन जाएगा। वहीं पे इट इज रिप्लेस्ड बाय OH तो इट विल फॉर्म इट विल शो द कैरेक्टर ऑफ बेस। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। हाँ सर, जैसे समझा। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स में रहते हो जिनके पास पैसा मनी आते ही आप लोगों के रूप मतलब कि थोड़ा क्या बोलते हैं एटीट्यूड का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना बच्चों में कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास, आप अभी नहीं करते हो, बचपन में तो किया होंगे ना कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास कम पैसा है। तो इस हाँ तरीके सर। से फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही उसके तेवर बदल जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी बदल जाता है, मतलब कि वो कंपाउंड बदल जाता है। इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि एपीमर्स क्या होता है कि इसके बेसिकली उनके फंक्शनल ग्रुप का एक्सचेंज हो जाता है। मान लो पहले ये OH ग्रुप पहले कार्बन नंबर 2 पे था, अब ये बाद में जाकर 4 में हो जाएगा, ये अलग कंपाउंड है। नेक्स्ट ये फिर जब ये चेंज हो जाएगा 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएगा OH। तो अलग अलग कंपाउंड ये सेम है? अलग। ये मत कहना कि सर अगर हम उसको अगर इधर से नंबरिंग करें तो फिर भी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है।
फिलहाल आपको यहाँ पे बायोलॉजी में याद रखना है, ये आपको मैं एपिमर्स कितना आपको केमिस्ट्री पढ़ा दूं। एपिमर्स में ग्लूकोज के दो पार्ट हैं, मैनोज और गैलेक्टोज, इतना आपसे फिलहाल समझना आपको, ठीक है ना यार। हाँ सर। हाँ सर नहीं लिखा था वो। चलो कोई नहीं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सर वो एपीमर का भी नहीं लिखा था। दिखा रहा हूँ बेटा, आप लोग सबके साथ डायग्राम बनाना शुरू करो। बीच में जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसके बीच में बनाओ, इन द मिडिल ऑफ द पेज, मतलब कि जितना में आपका डायग्राम आएगा 6 कार्बन का है। जैसे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6. Is it clear? We have to analyze that here we have OH group and here we have OH group. कार्बन नंबर 4 में क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप का डिफरेंस हो रहा है क्या? यहाँ पर कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर? समझा सर। बेसिकली ग्लूकोज का ये दोनों एपीमर है। आपको जब पढ़ाया जाएगा ना तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, जब आप लोग पूरा पढ़ लोगे, ठीक है ना। इसलिए आपको फिर डी फॉर्म में मिलेगा, एल फॉर्म में मिलेगा, तो ये सारा आपको ऐसे मेरेज में पढ़वाया जाएगा अच्छे तरीके से। नहीं मिल, अगर आपको सर सिलेबस में नहीं आया तो फिर कंसल्ट मी, आई विल टीच यू इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, ओके। थोड़ा सा मैं ज्यादा पढ़ा हूं तो आपका दिमाग फट जाएगा, सर केमिस्ट्री पढ़ा है, सर बायो पढ़ा है। इतना क्लियर है क्या? तो वी कैन से इन कार्बन नंबर 2 डिफरेंस कहां पर होता है? डिफरेंस ऑन कार्बन नंबर 2। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 2। इसमें लिख सकते हो डिफरेंस कहां पर है? कार्बन नंबर 4। डिफरेंस ऑन कार्बन नंबर 4। समझे बेटा? रितिका समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर क्लियर है। तो वो पॉइंट आप लिखने की जरूरत नहीं है ना कि एपीमर है किसका। वैसे मैं आपको शौक है तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ग्लूकोज का। एपीमर ऑफ ग्लूकोज। आप हेडिंग में ये डाल देना, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो कौन कौन से उसमें होते हैं? मैनोज, और क्या होता है? गैलेक्टोज। मेन स्ट्रक्चर क्या है अपने पास? ग्लूकोज, गैलेक्टोज। और इसमें क्या होता है? डिफरेंस ऑन कार्बन नंबर 4 ना, 2। कोई नहीं बोलेगा क्या? मैनोस में 2 में होता है गैलेक्टिक। कार्बन नंबर 2, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जब मैं पढ़ाया हूं तो आपके लिए फिर नीट के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये सवाल नीट में पूछा जा सकता है। डिफरेंस ऑन कार्बन नंबर 4, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर। डायग्राम अच्छी तरह आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिया सर। स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। हाँ सर हो गया। इतना क्लियर है बात पे कि क्या कौन सा क्या है। फिर आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा कॉलेज वगैरह में, और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हम लोग अब थोड़ा नेक्स्ट बात करते हैं। इतना बेसिकली अपने पास क्या क्या था, मोनोसेकेंड्स के बारे में अपने पास इतना सारा थोड़ा सा था, ठीक है ना। हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? अब ग्लूकोज में भी डिफरेंट फॉर्म होता है, ग्लूकोज में भी डी फॉर्म होता है, एल फॉर्म होता है, तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बायो में आपको मिल जाएगा, मतलब केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स। शुड आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? यस सर सर। इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्या लिखा था? बेटा वो ये कौन बोल रहा है? ऋतिका। रितिका बोल रही हो ना? हाँ सर। सर वही लिखना ना, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है? I am not expecting this kind of question from you. वो हेडिंग नहीं था, वो जो आपने ये जो लिखा ना, ये जो अपना एपीमर्स लिखे उनका उसी का हेडिंग था वो।
ओके ओके सर। लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, आपको डायग्राम जो जहाँ पे डायग्राम बनाया उसके ऊपर ये वाला पॉइंट चिपका दो। हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? Should I हाँ, proceed? ये जो ओ के साथ बॉन्ड किया है सर, हाँ, वो स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाया हो आप? तो कैसे बनाया हूँ? चलो हाँ, कोई सर। नहीं, मैं आपको और नया नाम दे देता हूँ। लो, इस रिंग को बोलते हैं हेमी एसिटल रिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहाँ लिखो, स्पेस भी नहीं। हेमी एसिटल। एसिटल रिंग, इस रिंग को बोलते हैं हेमी एसिटल रिंग। क्यों? ऐसा कंपाउंड नहीं बनता क्या बेटा? हाँ जी, इस तरह के कंपाउंड क्यों नहीं बन सकते हैं? ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद कार्बन 1 to carbon 5, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिटल रिंग। बोलो ना यार, नहीं बोलोगे? हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? हेलो, आवाज तो आ रही है तुम्हारी। समझा सर। इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिड ड्रिलिंग। वैसे आपको जरूरत है नहीं, ठीक है ना? जितना आप एक्सरसाइज जाना उतना आपको कंज्यूम करता है, इसलिए मैं आपको लिमिटेड आपको लिखवाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, ओलिगोसैकेराइड्स। देखो, कोई भी ऐसी जरूरत की चीज पड़ेगी ना यार। आई एम फार मोर एक्सपीरियंस देन यू, a lot of experience I have, so whatever is needed for you I will provide you, it is my commitment, yes or no? कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए। each and everything should be would be provided to all of you, लेकिन आपको इसको पाने के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। फ्री में नहीं मिलेगा ना, मेहनत करो तभी मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़े, बोलो यार। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओलिगोसैकेराइड। इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स 2 to 10 होंगे, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जो जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे आप तो 2 से लेकर 10 के बीच तक का ये नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। जो जिसके पास एक मोनोसैकेराइड था उसको क्या बोले थे हम लोग? बोलो ना यार। मोनोसैकेराइड कहेगा ना अब इसको क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स, सर। ठीक है? इनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो ना यार। सर आप कब तक क्लास लेने वाले हो? इतने थक गए आप? नहीं सर, वो 4 बजने वाले मेरा दूसरा क्लास है इसलिए। 4 बजे से मेरा भी दूसरा क्लास है, मैं भी खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से ले लो। दीज आर द मोनोमेरिक यूनिट्स। ये क्या हो गया? मोनोमेरिक यूनिट्स। क्या नाम है? मोनोसैकेराइड्स। दिस इज मोनोसैकेराइड्स, दिस इज मोनोसैकेराइड्स, दिस इज मोनोसैकेराइड्स। ये जो आपस में ये लिंक्ड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बोलते हैं। मींस मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो ना यार। क्लियर है सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितना पढ़ाया गया है सबको रिवाइज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। डीपीपी जो मिला है उसको सॉल्व करो, ठीक है? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है आप मुझे 5 बजे के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी मेरा 4 से 5 मेरी क्लास है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।